हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 जो एनी फ्रैंक जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसी चैप्टर के अंदर आपको एक पोम गिवन है जिसका नाम है अमांडा। तो यहाँ पे अमांडा का मीनिंग क्या होता है? अमांडा का मीनिंग होता है, ऐसा यूनिक नेम है ये जिसका अर्थ होता है जो किसी प्यार को या रिस्पेक्ट को पाना चाहता है, जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नीड हो, उसको हम अमांडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गर्ल है, उस गर्ल का नाम है अमांडा। उस गर्ल के नेम के साथ उसका अर्थ जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अमांडा का मीनिंग होता है कि किसी को रिस्पेक्ट चाहिए हो, किसी को प्यार चाहिए हो, उसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गर्ल है, उस गर्ल को जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा क्या दिया जा रहा है, हर टाइम टॉर्चर किया जा रहा है, हर टाइम उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ऐसा करो ये करो, जो हम भी अपनी लाइफ में कई बार करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करके रखते हैं। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत ये करो, ऐसे नहीं बैठो, ये ऐसे नहीं खाओ, इतना ज़ोर से मत हंसो, इतना ज़ोर से मत बोलो। हम ये चीज़ें करते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक नॉर्मल तरीके से करना दूसरी बात है। लेकिन आप किसी बच्चे के पीछे ही पड़ जाओ कि बस हर टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस दो, तो बच्चा परेशान हो जाता है। और उस परेशान बच्चे के मन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको शेयर तक नहीं कर पाता। मतलब आप उनके पेरेंट्स हैं और आप तब भी आपको शेयर नहीं कर पाता है। और मैं इस पोम के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्ची की मम्मी हूँ, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। अब इसको समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या है। सबसे पहले इनके पोएट जो हैं उनके बारे में समझते हैं, उन्होंने यहाँ क्या बताया है उसको समझेंगे। देन हम 1 बाय 1 स्टैंजा में समझते जाएंगे कि एक गर्ल के बारे में क्या कहा जा रहा है। उस गर्ल का नाम क्या है? अमांडा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दे रखा है यहाँ पर, ये जो पोएट हैं इनका नेम है रॉबिन कैलन। इसमें पोएट जो है वो क्या बता रही हैं, वो बता रही हैं, ये एक लेडी हैं, ये हैं रॉबिन कैलन। इन्होंने अमांडा पोम जो है उनको लिखा है और ये बताना चाहती हैं, ये क्या कहती हैं, ये बताती हैं कि एक चाइल्ड जो होता है, एक चाइल्ड कभी भी डिनाई मीन्स मना नहीं करता है। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। आप एक बच्चे को भेज दो और कहो कि 1 घंटे के लिए खेल के आ जाओ, वो कभी मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं खेलना है, मुझे घर के अंदर बैठना है। वो हमेशा फ्रीडम के लिए फ्री रहता है कि हाँ जब भी आप बोलोगे मैं वो चीज़ कर लूँगा। कि अगर आप उसे 2 घंटे खेलने के लिए दे दो वो चले जाएंगे, पढ़ने के लिए बिठा दो कि 2 घंटे बैठना है, वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको उसमें फ्रीडम नहीं दिखती है। तो एक बच्चा डिनाई यानी कि मना नहीं करता है कभी भी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। इट डील्स विथ द अपब्रिंगिंग अ स्मॉल चाइल्ड। यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस पोम में दिखाया जा रहा है कि एक बच्ची है जिसकी अपब्रिंगिंग मतलब जो बढ़ रही है किसके साथ, जिसका नाम है अमांडा। और वहां पर उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि वो किस तरह से स्ट्रगल फेस कर रही है एक बच्ची होते हुए भी। यानी एक बच्चे के अंदर भी स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे हम बड़ों के अंदर दूसरे स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसे ही एक बच्चे के अंदर भी स्ट्रगल्स होते हैं। वो कई बार आपको शेयर कर पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं। तो अब से पहले अगर आपके आसपास कोई इस तरह से करता है तो आप उसको स्टॉप कीजिएगा कि आपको बच्चे को इस तरह से ट्रीट नहीं करना है। कैसे नहीं ट्रीट करना है आगे हम देखेंगे, क्योंकि इससे बच्चों पे थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है, वो अपने आप में परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। इस तरह से आपको पोम गिवन है बुक में, और यहाँ पर दे रखा है स्टैंजा बाय स्टैंजा दिए जा रहे हैं। हम 1 बाय 1 सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्या दिया है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है। दैट मीन्स ये बहुत फोर्स के साथ कहा जा रहा है। जब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज इमोशनली किसी चीज को स्ट्रांगली किसी के ऊपर कहते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे डोंट बाइट योर नेल्स यानी कि अपने नेल्स मत खाओ अमांडा, इस तरह से कहा जा रहा है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब यहाँ पे अगर आप लाइंस पढ़ रहे हो तो इससे समझ में आ रहा है कि कोई किसी को डांट रहा है। कौन डांट रहा है? उनकी मम्मी ही उन्हें कह रही होंगी, ऐसा हम पोम में अंदाजा लगाते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि किसने कहा है, लेकिन इस तरह से सारा टाइम वो अपनी मम्मा के साथ ही रहती हैं, तो उनकी मम्मा ही जो है ये सारी चीज़ें कह रही होंगी। कैसे कह रही है कि डोंट बाइट, बाइट मतलब होता है खाना, अपने नेल्स को, कि अपने नेल्स को चबाना, ऐसे वो मना कर रही है कि इस तरह से मत करो अमांडा। फिर कहा जा रहा है हंच। हंच मीन्स क्या होता है? हंच का मीनिंग होता है अपने जो शोल्डर्स हैं उनको बैंड कर देना है, थोड़ा सा ऐसे मुरझा के बैठना। जैसे स्ट्रेट बैठते हैं, स्ट्रेट ना बैठ के थोड़ा सा बैंड करना, झुका के बैठना। तो हंच का मीनिंग होता है झुकाना। ठीक है, या बेंट, अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो बेंट। ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका के मत बैठो। कैसे बैठना है आपको?
स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीनिंग होता है किसी जैसे हम थोड़ा सा लेजी तरीके से बैठते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ले डाउन होके थोड़ा ठीक से पोस्चर में नहीं बैठे होते हैं और थोड़े ऐसे लगते हैं जैसे लेजी से बैठे हुए हैं, इस तरह से यानी लेजी पोजीशन में बैठना या सुस्त होके बैठ जाना उसे कहते हैं लेजी या फिर सुस्त। ठीक है, सुस्त पोजीशन में बैठना। एंड सिटअप स्ट्रेट, अब उसको कह रही है कि सिटअप स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट होके बैठो, अपने शोल्डर्स को हंच करके और यूं स्लाउचिंग तरीके से यानी लेजी तरीके से मत बैठो अमेंडा। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बच्चे को पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, बार बार उसे हर छोटी छोटी बात पे टोका जा रहा है कि ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इस तरह से करने से आपको क्या लगता है कि बच्चा आपकी बात मानेगा? वो एक बार मानेगा, 2 बार मानेगा, 3 बार मानेगा, चौथी बार वो नहीं मानेगा। उसे लगेगा कि मम्मी पापा तो हर टाइम बस बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। तो हमें हर बात पे बच्चे को नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा खाना खा रहा है, गिरा दिया कुछ, उसको डांट दिया, अरे ये क्या कर दिया, पूरा गंदा कर दिया। गंदा ही किया ना, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे बाद में, हैंड वॉश करा देंगे, फेस वॉश करा देंगे, नहला देंगे। लेकिन बच्चे को हर एक बात के लिए बोलना, जैसे मान लो उसने मिट्टी में खेल के आ गया, मिट्टी में खेल दिया और आपने उसको डांटना शुरू कर दिया, वो खेल के आ गया और अब आप उसे डांट रहे हो, क्या कर दिया, पूरे गंदे हो गए, अब नहलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है कि बच्चे ने तो शायद लेट गो कर दिया होगा, वो समझ गया होगा हम जो बोलना चाहते हैं, उसने समझ लिया होगा। लेकिन बच्चे को क्या लगने लग जाता है, धीरे धीरे पहली बार वो सुनेगा, उसे लगेगा अच्छा हाँ मैंने ये किया है। दूसरी बार से लगेगा कि मैं हर बार कुछ भी करता हूँ, मम्मी पापा मुझे बोलते ही रहते हैं, मतलब मैं ऐसा कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से वो मुझे तारीफ भी करें। तो ये चीज़ें अगर बच्चों के अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है और उनको लगता है कि मम्मी पापा तो बोलते ही रहते हैं, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, फिर वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो आप बोल रहे हो। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि इन अबाउ स्टेंजा, इस स्टेंजा में क्या कहा गया है कि अमेंडा जो है वो इंस्ट्रक्टेड है, गेटिंग इंस्ट्रक्टेड यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसको कहा जा रहा है ये करो वो करो, ठीक है। And most probably by her parents for not biting her nails and for sitting lazily with her shoulders bent। अब उनके पापा जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें क्या कह रहे हैं कि अपने जो शोल्डर्स हैं उनको बेंट मत करो, झुका के मत रखो, स्ट्रेट बैठो और इस तरह से स्लाउजिंग लेजी तरीके से नहीं बैठो, स्ट्रेट अपने बॉडी को पोस्चर को सही बना के रखो। अब बच्चा अगर लेजी तरीके से बैठा है तो बैठने दो ना, उसे क्या हो गया, उसको हर बात के लिए इस तरह से पॉइंट आउट करना सही नहीं है। हाँ, उन्हें समझाना चाहिए कि कभी हम कहीं बाहर जाएं तब आप उन्हें समझा सकते हो कि बेटा आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बैठो, लेकिन हर टाइम हर बात के लिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। द टर्न्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, टर्न्स यानी कि इतने ज़्यादा मात्रा में जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो उसको कहा जा रहा है कि ये करो वो करो, हेयर इज़ नॉट अ फ्रेंडली, ये फ्रेंडली नहीं है, यानी ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बार बार हर बात के लिए उनको छोटी छोटी बातों के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नाखून मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, तो ये मत कहो। एंड थस फेल्स टू मेक एनी सेंस ऑफ अमेंडा, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस प्रकार से उसके अंदर जो है फेल हो रहा है एनी सेंस, यानी कि वो नहीं समझ पा रही है कि आप उनके मन में वो सारी चीज़ें नहीं डाल पा रहे हो, क्योंकि आप जितना इंस्ट्रक्ट करते जा रहे हो उस बच्चे को, वो बच्चा अपना खुद का सेंस फेल करता जा रहा है, उसको खुद को अपनी समझ नहीं समझ में आ रही है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं भी एक मदर हूँ और मुझे फैनी को जैसे मैं ट्रीट करती हूँ, तो कई बार हम भी गलती करते हैं, मैं भी गलती करती हूँ कि मैं उसे हर छोटी छोटी बात के लिए कभी कभी कह देती हूँ, फिर बाद में मुझको रियलाइज़ होता है कि इतना भी नहीं कहना चाहिए था। तो मैं फिर अब इन चीज़ों को ठीक करती थी, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार इसको देखा है कि अगर बच्चे को हर बात के लिए बार बार कहो तो फिर वो इग्नोर करने लग जाता है। जैसे लाइक वो अगर मैंगो खाती थी तो मैंगो खाते वक्त मैं उसको टोकती नहीं थी कि ऐसे मत खाओ, गंदा कर रही हो, या उसे खुद से खिलाऊं, मैं उसको मैंगो पकड़ा देती थी कि बच्चे मैंगो खा लो। अब वो खुद से कहती थी मम्मा मेरा ड्रेस गंदा हो जाएगा, मेरे हैंड्स डर्टी हो जाएंगे, मेरा फेस हो जाएगा, तो मैं उसको बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं बेटा, वॉश कर लेंगे, ज़्यादा नीड हुई तो नहा भी लेंगे, कोई बात नहीं, कपड़े चेंज कर देंगे, आप खा लो। तो उनके अंदर वो चीज़ अच्छी हो जाती है, वो चीज़ उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालती है कि हाँ मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ। उनके अंदर एक सेंस आ जाता है कि मैंगो जो है मैं अपने आप खा सकती हूँ, खाना वो कई बार अपने आप खा लेती है कि भाई अपने आप से खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने उनको फ्रीडम दी है उन चीज़ों के लिए। उसके लिए अगर मैं उसको टोकने लग जाऊँ, मैं स्पून से उसे खिलाऊँ और जैसे ही वो थोड़ा सा गिरा दे मैं उसे डांटने लग जाऊँ, अरे ये क्या कर दिया, ड्रेस गंदा कर दिया, ये कर दिया,
तो धीरे धीरे उसका खुद का सेंस जो है, उसकी सोचने की जो शक्ति है वो फेल होती जाएगी। उसको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अपने पॉइंट्स नहीं बता पाएगी वो। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, वो अपने सेंस जो है वो उसके लिए फेल होने लग जाते हैं, वो उनकी सोच क्या है वो उसके लिए फेल होते जाते हैं। तो अमेंडा के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टैंजा दे रखा है। अब देखो इस स्टैंजा में क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि अब ये अमेंडा के मन की बात है। इससे पहले जो सारी चीजें हो रही है वो अमेंडा के पेरेंट्स उसके साथ कर रहे हैं। अब उसी बीच में बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो समझिए कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ लैंग्वेज, अब सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। बेटा मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि वर्ड टू वर्ड मैं आपको मीनिंग बता पाऊँ, और बाकी थोड़ा बहुत आप सर्च कर लिया करिए कि भाई कौन सी मीनिंग का क्या मीनिंग है, मतलब कहीं अगर रह जाता है तो आप उसको सर्च कर लिया करिए। बाकी मैं बता देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज का अर्थ होता है स्लो, धीरे, ठीक है, धीरे को कहते हैं लैंग्वेज। तो आप इसको धीरे कह सकते हो, ठीक है, धीरे, या फिर इसको अगर आप और इंग्लिश में भी, सिंपल इंग्लिश में, तो ये है स्लो। स्लो, तो देयर इज अ स्लो क्या है, एक एमरल्ड सी, एक सी की बात हो रही है, एक समुद्र की बात हो रही है जिसका नाम है एमरल्ड सी। उस एमरल्ड सी के लिए वो क्या कह रही है, अब वो यहाँ पे इतने ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उस वजह से वो परेशान है और अपने मन में क्या सोच रही है। देखो एक बच्चे के अंदर आप कितना ज़्यादा बार बार बोलते हो, उस वजह से उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बता भी नहीं पाते हैं, वो चीज़ें देखो क्या है। अब वो क्या कहना चाहती है, वेयर यानी कि जहाँ, द सोल मतलब मेरी आत्मा जो है वो कैसी हो, इनहेबिटेंट मतलब मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं हो, इज मी अ मरमेड। मरमेड मीनिंग क्या होता है, मरमेड मीनिंग होता है जल परी, ठीक है, आपको फोटो में दिख रही होगी एक गर्ल जो इस तरह से बनी हुई है। तो ये क्या कह रही है, अमेंडा कह रही है कि मैं एक जल परी की तरह एक समुद्र में रहूं जो स्लोली चलता है, और मैं वहां पर मेरी मैं जो हूँ वहां पे इनहेबिटेंट हूँ। इनहेबिटेंट मतलब कि मेरे अलावा वहां पे कोई भी नहीं हो, मैं सिर्फ अकेली ही उस समुद्र में धीरे धीरे चलती रहूं। जैसे एक जल परी जो होती है एक समुद्र में होती है, वैसे ही मैं एक जल परी बन के कहाँ रहना चाहती हूँ, समुद्र में अकेले रहना चाहती हूँ। यानी वो अपने पेरेंट्स तक से परेशान हो गई है और उस वजह से वो ऐसी सोच रख रही है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है और मुझे अकेले में रहना है जहां मैं सुकून के साथ रह सकूं। ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली मतलब होता है कंफर्टेबली, आराम से अपने आप को इंजॉय करते हुए, जिसको आप कंफर्टेबल कह सकते हो, इंजॉय कह सकते हो, ठीक है। इंजॉय के साथ वो ड्रिफ्टिंग मतलब उसके साथ ही चलती जाए, मतलब उसी में समाती जाए, ऐसे वो समुद्र के अंदर जाना चाहती है। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है लपेटे हुए या उसके साथ ही चलते हुए, ठीक है। तो ड्रिफ्टिंग मीन्स आप लपेटे हुए लिख सकते हो, बोलते हैं ना ड्रिफ्ट की हुई है साड़ी। तो इसका मतलब क्या है, अपने आप को वो एक समुद्र की लहरों में अकेले ही चलना चाहती है। जैसे कि एक मरमेड होती है, एक जलपरी होती है, जैसे वो एक समुद्र में बहती रहती है, अकेले ही अपनी कंपनी एंजॉय करती है, वैसे ही मैं भी जो हूँ कंफर्टेबली ब्लीसफुली आराम से इस चीज़ों को एंजॉय करना चाहती हूँ और इन लहरों के साथ जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे अमेंडा ने जो किया है वो सारा क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि वो अपने मन में ऐसा सोच रही है, वो एक्चुअल में तो ऐसा कर नहीं सकती है। वो सिर्फ सोच रही है कि मैं इस तरह से अकेले अपने आप की कंपनी जो है वो एंजॉय करूं। तो यहाँ पर उन्होंने इमेजिनेशन है वो कितना कैसा है, एज एन एस्केप पॉइंट फ्रॉम द डे टू डे कमांड्स ऑफ हर पेरेंट्स। एस्केप मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, ठीक है, निकलना या निकालना भी लिख सकते हो, ठीक है, निकालना। अपने आप को क्या करना चाहती है, वो जो डे टू डे के जो कमांड्स मिल रहे हैं, कमांड्स यानी कि जो उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, जो उनको कहा जा रहा है ये करो, आदेश दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है, उसके लिए ये अपने आप को क्या चाहती हैं, फ्री करना चाहती हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाहती हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा जो उनको कमांड मिल रहे हैं। She said that there is a calm emerald sea। अब वो कह रही है कि जहाँ वो काम यानी जो शांत जो एमरल्ड सी है, जो सी समुद्र जो है जिसका नाम है एमरल्ड, वहाँ पर जो है वो शांति से जाना चाहती है। Whose only inhabitant is me, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन हो, मैं ही हूँ और उस समुद्र में कोई भी नहीं हो। She find peace, उसको शांति चाहिए, find मतलब ढूंढ रही है, peace शांति, in her own created, अपने खुद के क्रिएट किए हुए जगह पर, यानी वो समुद्र के अंदर अपने आप की शांति चाहती है। एंड वर्ल्ड वेयर देयर इज नो रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट्स मतलब है कि किसी के ऊपर
काबू पाना, ठीक है, निषेध करना या काबू करना या जिस किसी को रोकना, सिंपल अगर कहें तो रोकना। वो चाहती हैं कि मुझे पीस मिले, शांति मिले और वहां पे कोई भी ऐसी रेस्ट्रेंट्स नहीं हो, ऐसी कोई भी रोक नहीं हो जो मुझे रोक पाए। शी इमेजिन्स herself to be a joyful mermaid, वो अपने आप को क्या मान रही है, एक मरमेड, एक जलपरी मान रही है जो बहुत ही इंजॉय के साथ क्या कर रही है, तैर रही है, विदाउट एनी कन्फाइंस, बिना किसी किनारे के। कन्फाइंस मीन्स किनारा, हमने इस वर्ड को पहले भी पढ़ा था। कन्फाइंस में तो होता है किनारा। अलॉन्ग साइड सॉफ्ट वेव्स, कौन सी, किसके साथ में, अलॉन्ग साइड मीन्स होता है कि साथ साथ, साथ साथ, किसके साथ साथ, जो सॉफ्ट वेव्स हैं, जो लहरें हैं, जो सॉफ्ट लहरें हैं समुद्र की, ग्रीन समुद्र की, उनके साथ वो क्या करना चाहती है, बहना चाहती है, तैरना चाहती है, क्योंकि उससे यहाँ पर अपने घर पे शांति नहीं मिल रही और यहाँ उसे शांति मिलना चाहती है। तो ऐसा वो इमेजिनेशन कर रही है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए फिर से उनको उनकी मम्मी जो है फिर से इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब वो उनसे पूछ रही है कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी मीन्स होता है कि अपने रूम को व्यवस्थित करना, जो बिखरा हुआ रूम होता है उसको व्यवस्थित करना। टाइडी मीन्स होता है ठीक करना या व्यवस्थित करना, ठीक है। अपने रूम को तुमने ठीक कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज को जो है वो क्लीन कर लेना अमेंडा। तो इस तरह से फिर से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी उनकी मम्मी के द्वारा हर छोटी छोटी बात के लिए कहा जा रहा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। ये सारी चीजें हम करते हैं, एज अ पेरेंट्स करना भी चाहिए, बच्चे को समझाना भी तो है, कभी ना कभी तो समझाएंगे, समझाना चाहिए। लेकिन इनकी मम्मी का तरीका कैसा था, फ्रेंडली नहीं था। यानी कि वो क्या करते थे, एक टाइम पर ही सारी चीजें एक साथ करते थे। उनके जो पेरेंट्स हैं यानी कि मम्मी पापा दोनों, वो ये सारी चीजें एक साथ करते थे। लिस्ट लगा देते थे कि ये किया, ये नहीं किया, ये किया, तुमने ये किया, होमवर्क किया, बाइटिंग मत करो, ये मत करो। तो एक साथ सारी चीजें कहोगे तो बच्चे को भी समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, इतना सब कुछ करना है तो कैसे करना है। आप बच्चे के साथ फ्रेंडली होके करो, हर एक चीज एक बार में एक चीज सिखाएं। ऐसा नहीं है कि लिस्ट लगा दो, उसे बस लिस्ट के साथ बोलते जाओ कि ये किया, ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमेंडा को फिर से क्या किया जा रहा है, फिर से पूछा जा रहा है कि भाई तुमने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश किया, और हैड मेड हर रूम टाइडी, यानी अपने रूम को तुमने व्यवस्थित कर दिया, जो मैसअप हो रखा था उनका रूम, उसके लिए कह रही थी कि तुमने अपना रूम जो है वो क्लीन कर दिया। ऑल्सो वेदर शी हैड क्लीन हर शूज, और साथ ही साथ क्या पूछ रही थी कि तुमने अपने शूज को क्लीन कर लिया। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो सेट बना हुआ था, ये पूरा जो जोड़ा बना हुआ था इंस्ट्रक्शंस का, जो उसको दिए जा रहे थे कि इस तरह से करो, ये करो, ये मार्क शिफ्ट जो कर रहे थे फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन गिवन इन स्टेंजा। और ये क्या दे रहा है, ये इस स्टेंजा में फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। हर नेम इज बीइंग कॉल्ड अगेन अगेन विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बार बार जो उसके एक्सक्लेमेशन के साथ, ये जो क्वेश्चंस के साथ ये चीजें आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि ये चीज फोर्सफुली बार बार उसे कही जा रही है, अमेंडा को फोर्स करते हुए कही जा रही है। और विच शो दैट द पेरेंट्स जो हैं वो सम टू बी लूजिंग देयर कूल एंड आर ट्रबल। अब वो क्या सोच रहे हैं, उनको अपना जो कूल है, मतलब वो जो नॉर्मल होने चाहिए थे, ये बातें उनको फ्रेंडली कहनी चाहिए थी, वो फ्रेंडली नहीं कह रहे हैं, कूल होके नहीं कह रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो ट्रबल कर रहे हैं। किसको, एक बच्चे को। क्योंकि आप अगर किसी बच्चे को समझाते हो या कुछ काम बोलते हो तो आप कैसे बोलते हो, बेटा ये काम कर देना, आपने ये काम कर लिया। अब आप बार बार उसे कैसे बोल रहे हो, आपने ये काम कर लिया अमेंडा, फिर आप फिर से बोलो। जैसे मैं फैनी के साथ अगर ऐसे करूं, मैं फैनी को बोलूं कि फैनी आपने अपना रूम ठीक कर लिया, तो मैं ऐसे बोलूंगी फैनी आपने रूम ठीक कर लिया, तो ये एक फ्रेंडली हो गया। तो बोलेगी यस ममा, नो ममा, जो भी होगा ठीक है आंसर। लेकिन मैं ऐसे बोलूं रूम क्लीन कर लिया फैनी, आपने खाना खा लिया फैनी, इस तरह से अगर मैं बोलूंगी तो फैनी को लगेगा बार बार मुझे फोर्स कर करके ये चीज बोली जा रही है। तो इसका मतलब वो चीज बोलने का जो टोन है वो कैसा बोला जा रहा है, उसको फोर्स करते बोला जा रहा है। एक होता है फ्रेंडली बोलना कि आपने 2-3 जो भी बातें बोल रहे हो आप बोलते हो, और अगर आपका बोलने का टोन जो है वो ऐसा होता है कि हार्श सा लग रहा है, कि सामने वाला जो बोल रहा है उससे सही नहीं लग रहा है, चुभ रहा है, बार बार वो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो वो चीज फ्रेंडली नहीं होती। तो उनके पेरेंट्स जो है, अमेंडा के पेरेंट्स, वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट स्टेंजा फिर से ब्रैकेट में दे रखा है, दैट मीन्स क्या है कि अब ये अमांडा की खुद की इमेजिनरी जो चीज़ें हैं वो हैं। अब इससे पहले वाले में हमने देखा था कि वो एक मरमिड बनना चाहती थी, जिसमें वो सी के अंदर उसके वेव्स के साथ जाना चाहती थी, सेल करना चाहती थी, तैरना चाहती थी अकेले, ठीक है। अब इसमें क्या है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ आश्रम, ठीक है, जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के बिना रहते हैं तो वो अनाथ आश्रम, ठीक है। रोमिंग मतलब होता है घूमना, स्ट्रीट मतलब गली, पता ही है। आई पैटर्न, पैटर्न मतलब कि पैटर्न बना रही थी, कुछ चित्र बना रही थी। कैसे बना रही थी, सॉफ्ट डस्ट, जो डस्ट थी, जो वहां पे धूल थी वहां पर, विद माई हस्ड बेयर फीट, बेयर फीट मतलब होता है नंगे पैरों से, नंगे पैरों से। और हस्ट मीनिंग होता है, हस्ट का मीनिंग होता है साइलेंटली या चुपचाप से, ठीक है, चुपचाप से, चुप होकर लिख दो, ठीक है। एंड साइलेंस, साइलेंस यानी कि चुप्पी जो थी, वहां की जो चुप्पी थी वो उसके लिए क्या थी, एक गोल्डन थी, एक सुनहरा थी, मौका थी। और जो फ्रीडम थी वो उसको बहुत ही क्या लग रही है, प्यारी। अब यहाँ पे एक गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पेरेंट्स के होते हुए, एक अच्छा घर होते हुए भी उसको ऐसे लग रहा है कि वो क्या है, एक अनाथ है। और उस अनाथ आश्रम में वो क्या कर रही है, घूम रही है वहाँ की गलियों में। और वहाँ की गलियों में घूमते हुए वो क्या कर रही है, अपने नंगे पैरों के साथ जो वहाँ की डस्ट है, जो मिट्टी है, वहाँ पे पैटर्न्स बना रही हैं, जो बिल्कुल शांत होकर चुपचाप, क्योंकि वहाँ पे उसको बोलने वाला कोई नहीं है कि ये करो वो करो, इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं है। वो अपने मन से, अपनी शांति से वो सारी काम कर रही है जो उसको करने हैं। तो उसके लिए साइलेंस जो है, ये जो चुप्पी है, वो क्या है, एक गोल्डन सुनहरा मौका है। और जो फ्रीडम है वो उसको बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं हैं जो उसे हर बात के लिए टोका टाकी करे। तो देखो, एक बच्चे के मन में ये सारी भी चीज़ें आ सकती हैं जो इस अमांडा के मन में आई हैं कि आप इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्टेड मत करो, इतना ज़्यादा किसी बच्चे पे कंट्रोल मत करो कि वो खुद से ही, मतलब आपसे ही दूर होना स्टार्ट कर दे, और कब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपसे दूर है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई पेरेंट्स बोलते हैं ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी चीज़ ये नहीं करता। आप बच्चे के साथ, जैसे बच्चे को अगर आप कोई चीज़ मना करते हो कि ये मत करो या यहाँ पे मत चढ़ो, जैसे सोफे पे मत चढ़ो, आपने कह दिया, एग्जाम्पल दे दिया, बच्चा सोफे पे जंप कर रहा है। अब वो भी सही नहीं है जंप करना भी, कि सोफे पे जंप कर रहा है, कूदते कूदते अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो गिर जाएगा बच्चा, चोट लग जाएगी, तो हम उसे मना करेंगे, मना भी करेंगे क्योंकि ज़रूरी भी है। लेकिन आप उसको मना कर रहे हो तो साथ ही साथ उसको रीज़न भी दो कि क्यों मना कर रहे हो, और उसके लिए ऑप्शन भी रखो कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है उसको करने के लिए। हम क्या करते हैं, मना करते जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, सोफे पे नहीं जंप करना है, और ये टूट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वो आपने ये सारे रीज़न तो दे दिए, लेकिन उसको करना क्या है वो भी तो बताओ। क्योंकि बच्चे को आप एक चीज़ दे रहे हो तो दूसरा ऑप्शन भी डालो। तो आपको करना क्या है, ऐसा करना चाहिए, एक चीज़ के साथ दूसरा ऑप्शन दो कि बेटा यहाँ पे जंप मत करो, यहाँ जंप करोगे तो गिर जाओगे, लग जाएगी, आप यहाँ पे फ्लोर पे जंप कर लो, फर्श पे जंप कर लो, वहाँ जंप करोगे तो आपको लगेगी नहीं, आप आराम से जंप भी कर पाओगे, आपको बहुत बड़ा स्पेस मिला हुआ है। आप दो रीज़न ऐड करके एक दूसरा ऑप्शन डालो तो बच्चा आपकी बात मानेगा। आप हर चीज़ में नहीं नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ मत बैठो, ऐसे मत करो, ये सारी चीज़ें कहोगे तो वो बच्चा नहीं मानेगा। आप बच्चे को ऑप्शंस दो साथ में कि ये नहीं करके ये कर लो, इसमें ये चीज़ में कमी है, ऐसे करोगे तो ये खराब हो जाएगी, ये चीज़ करोगे तो इससे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ऑप्शन देने चाहिए हमको कि भाई आप ये ना करके ये करो। इससे बच्चा आपकी बात भी मानेगा, उसको सही रीज़न भी समझ में आएगा कि भाई मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे क्यों मना कर रहे थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करने के लिए। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कुछ गलत ही नहीं करेगा। बच्चा गलत करेगा, हम उसको रोकेंगे भी तो फिर क्या बच्चे को कुछ ना बोलेंगे। अगर बच्चा ऐसे सोचने लग जाए, अपने मन में ऐसे थॉट्स रखे, तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, हमको उसको टैकल करना सीखना चाहिए कि हमें कैसे समझाना है उसे। तो मैं भी ये चीज़ें सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी फैनी के लिए कि कैसे कैसे मुझे उसे ट्रीट करना है ताकि वो मेरी चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, अमेंडा जो है इज अगेन लॉस्ट इनटू हर ओन वर्ल्ड, वो अपने वर्ल्ड में फिर से चली गई है आफ्टर गेटिंग द फ्रेश लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब फिर से उसको जो फ्रेश इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि अपना रूम ठीक करो और अपना होमवर्क कंप्लीट किया तुमने, अपने शूज़ सही किए, तो ये सारी चीज़ें फिर से उसको मिलने लग गई थी इंस्ट्रक्शन। अब वो कह रही थी शी विशेज, अब वो चाहती है क्या कि अवे फ्रॉम हिज डेली रूटीन, अब वो अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है, जो अपने पेरेंट्स है
उनसे वहां से अवे यानी कि दूर होना चाहती है। एंड अमेंडा क्या करना चाहती है, प्रिसिव्स हर सेल्फ, वो अपने आप को प्रिसिव करना चाहती है, अपने आप को संभालना चाहती है, रहना चाहती है, कहाँ पर रखना चाहती है, ऑर्फिन जो अनाथ आश्रम है उसके रोमिंग ऑन द स्ट्रीट, वहाँ की जो गलियाँ हैं उस ऑर्फिन्स के आसपास, जहाँ अनाथ आश्रम है, जहाँ कोई नहीं होता, उसके मम्मी पापा ना हो, उन गलियों में वो जाके वहाँ रहना चाहती है, घूमना चाहती है। मूविंग एमलेसली, मतलब वो वहाँ घूमना चाहती है जिसका कोई एम नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ उसका उद्देश्य है वो चीज़ कंप्लीट करनी, उद्देश्य रहित वो घूमना चाहती है। विदाउट एनी पर्पस, यानी उसका कोई पर्पस नहीं हो कि भाई ये काम करना है तो किस लिए करना है, जो उसके पेरेंट्स उसको पर्पस देते थे कि भाई ये काम करो। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न, वो हैप्पी होना चाहती, वो हैप्पी थी कि वो जो चाहे, वो जैसा पैटर्न चाहे, जिस तरह से वो चाहे, अपने नंगे पैरों से वो सारी चीज़ें कर पाए। तो ये सारी चीज़ें उसके मन में थी कि जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वो करने की फ्रीडम मिले। तो आपके आसपास या आपके घर में भी अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, अगर उन बच्चों के साथ ऐसा होता है तो अब आप ये चीज़ देखिए कि उन बच्चों के अंदर कहीं ये चीज़ तो नहीं है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के अंदर ये चीज़ें शायद आ सकती हैं जो वो हमें अभी ना बताएं, लेकिन वक्त आने पे, क्योंकि अभी भी अमेंडा ने अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताई है, वो अपने मन में ये सारी चीज़ें सोच रही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं ऐसे कर लूँ, ये करूँ, मैं ऑर्फन चले जाऊँ, वहाँ के पैटर्न्स जो हैं वहाँ पे अपने नंगे पैरों से पैटर्न्स बनाऊँ जिसको मैं हैप्पीली बना पाऊँ, कोई मुझे रोके नहीं, ये सारी चीज़ें वो चाहती हैं। तो इस स्टैंजा में उनके मन का जो थॉट था वो दिखा। अब नेक्स्ट में फिर से उनकी मम्मी उन्हें क्या करेंगी, फिर से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगी। क्या दे रही हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ, इसके लिए कहा जा रहा है रिमेंबर योर एक्न अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी उनकी मम्मी जो है या उनके पापा जो भी हैं वो उनसे इरिटेट हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं डोंट ईट द चॉकलेट, मतलब चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। हम भी कहते हैं हमारे बच्चों को चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट नहीं खाना एक अलग बात है, वो नहीं खानी चाहिए, सही बात है, लेकिन चॉकलेट ना खिला के उसका सब्स्टिट्यूट दे दो ना, भाई उनको मीठा खाना है, आप कुछ डिफरेंट बना के दे दो, उन्हें हलवा बना दो मीठा सा, क्योंकि मीठे खाने की तो उनको लगती होगी कि मीठा खाना है, चॉकलेट फॉर्म में कुछ अलग बना दो, चॉकलेट हफ्ते में 1 बार या 2 बार दे दो कि भाई बेटा आपको लिमिट डिसाइड कर दो कि आपको हफ्ते में 1 बार चॉकलेट मिलेगी खाने के लिए, या फिर चॉकलेट की जगह आपने गुड़ खिला दिया। तो आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो, ये नहीं कर सकते कि आप सीधा कह दो कि नहीं खाना, क्योंकि आप खाने पे उतना कंट्रोल कर लोगे लेकिन एक हद तक करोगे, अब ज़्यादा उसको अगर लगेगा कि मुझे खाना ही है तो आपसे छुप के खा लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें जब भी किसी चीज़ के लिए मना करना है तो उसके साथ सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए हमारे बच्चे के लिए। तो नेक्स्ट कह रहे हैं रिमेंबर योर एक्न, एक्न मीन्स होता है पिंपल, ठीक है, जो पिंपल निकल आते हैं चॉकलेट खाने से, तो उसके लिए कह रहे हैं कि तुम चॉकलेट खाओगे तो उसकी वजह से तुम्हारे जो पिंपल है वो निकल आएंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी, अब वो कह रही हैं कि प्लीज क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, स्पीकिंग कर रही हूँ, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो, क्योंकि उनकी मम्मी उनको बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी और इतना सब कुछ हो चुका था उनके साथ, अमेंडा के साथ, तो अब उनको लगता था कि मम्मी तो हर बार बोलती रहती है। तो जब उनकी मम्मी उनको डांट रही थी यानी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी तो वो क्या कर रही थी, इधर उधर देख रही थी, मम्मी की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार कंटिन्यूसली होती रहती तो हम उससे बोर हो जाते हैं कि मम्मी तो बोलती रहती हैं, हम खुद भी ऐसे करते हैं ना, आप में से कई बच्चे करते होंगे कि अपनी मम्मी की बात नहीं मानते या अपने पापा की बात नहीं मानते होंगे कि पापा या मम्मी तो हमेशा बोलते ही रहते, समझते तो है नहीं। तो ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रही होगी, क्योंकि आपको वो चीज़ कंटिन्यूसली बार बार कही जा रही होगी, हर बार आपको वही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, तभी आप इस वजह से इग्नोर करेंगे। तो अमेंडा भी इसी तरह से कर रही थी, क्योंकि वो जब उनकी मम्मी उन्हें कह रही थी तो वो इस चीज़ को नहीं समझ रही थी, वो सिर्फ अपने में लगी थी, यहाँ वहाँ देख रही थी, बात नहीं सुन रही थी अपनी मम्मी की। तो यहाँ पे अमेंडा को जो है स्टॉप्ड बाय हर पेरेंट्स फ्रॉम ईटिंग द चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने के लिए मना किया जा रहा था, एज प्रीवियस इट्स कॉज, क्यों, क्योंकि इससे पहले जब उसने खाया था तो उसे क्या हो गया था, एक हो गया था, दर्द हो गया। तो एक्न और एक दोनों अलग अलग चीज है, एक्न का मतलब, एक का मतलब होता है दर्द, ठीक है, ठीक है, एक मतलब होता है दर्द, एक्न मतलब होता है पिंपल, एक यानी बोलते हैं ना हेडेक हो रहा है, तो हेडेक मतलब सर का दर्द, तो एक मीन्स दर्द होता है, एक्न मीन्स पिंपल होता है। अमेंडा जो है वो स्टिल लॉस्ट हर ओन थॉट्स, वो अपने जो खुद के जो सोच है उससे बिल्कुल दूर हो चुकी थी, लॉस्ट कर चुकी थी, एंड डजंट केयर इनफ टू लुक अप टू हर स्कॉल्डिंग पेरेंट्स, और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको डांट रहे थे, स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांटना, तो उसके पेरेंट्स जो उसको डांट रहे थे वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, लुकअप यानी पूरी तरह से इसको इग्नोर कर रही थी।
दिस केयरलेसनेस, ये जो केयरलेसनेस हो रही थी, ये बेपरवाही हो रही थी, फर्दर एंगर्स, ये और ज्यादा एंगर यानी और ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे उनके पेरेंट्स को। एंड दे आस्क फॉर हर अटेंशन व्हेन शी इज बीइंग स्कॉल्डेड, और वो उसको कह रहे थे कि जब हम तुमको डांट रहे हैं तो हमारी तरफ देखो, ठीक है। तो स्कॉल्डेड मतलब डांटना, अटेंशन मतलब कि जब मैं आपको डांट रहे हैं, मतलब जब भी वो कुछ कह रहे हैं तो उसको जैसे ही वो, अब जैसे होता है ना कि हम बच्चे को जब डांटते हैं और बच्चा इधर उधर देखने लगता है तो हमको और गुस्सा आ जाता है, तो इस तरह से वो उनको और गुस्सा दिला रही थी और उनको गुस्सा आ रहा था, और वो उनको कह रहे थे कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम आपको डांट रहे हैं तो आप हमारी तरफ अटेंशन रखो कि हम क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या है आगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्टैंजा। यहाँ क्या है, अब फिर से ब्रैकेट में है, दैट मीन्स ये फिर से क्या है, एक अमेंडा के थॉट हैं। वो क्या है, I am Rapunzel, I have not a care, left in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। अब यहाँ पे एक स्टोरी आप में से अगर किसी ने नहीं देखी होगी रपेंजल की, वो स्टोरी क्या है कि यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ किस किस का क्या क्या मीनिंग है। तो रपेंजल एक गर्ल का नेम है, उस गर्ल के बारे में मैं आपको मैं स्टोरी समझाऊंगी, स्टोरी बताऊंगी कि ये रपेंजल की स्टोरी इन्होंने क्यों ऐड की है। यहाँ पे बोला जा रहा है केयर, ट्रैंक्विल, टावर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्टोरी से कनेक्टेड है। वो स्टोरी क्या है, एक किंग और एक क्वीन थे, उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद क्या हुआ, वो मतलब प्रेग्नेंट हुई, तो उनको खाने का मन होता था। तो क्या खाने का मन होता था, जहाँ वो रहते थे उस घर के नीचे ही उनको एक गार्डन दिखता था। उस गार्डन में जो है लेटस जो होते हैं, सलाद के जो पत्ते होते हैं वो लगे हुए थे। तो उनकी मम्मी को यानी वो क्वीन को जो है वो खाने का बहुत मन होता था, लेकिन किंग ने उसे कहा कि ये जो है ये है ना किसी चुड़ैल जो विच होती हैं उसका गार्डन है, तो यहाँ मैं अगर लेने जाऊँगा तो वो मुझे पकड़ लेंगी या मुझे खा लेंगी। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो यही खाना है, और जिद पकड़ ली कि मैं तो यही खाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब किंग ने सोचा कि भाई क्वीन अगर ऐसे नहीं खाएगी तो फिर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वो प्रेग्नेंट भी है, तो इसलिए वो चला गया। तो उन्होंने वो जो लेटस जो है, सलाद के पत्ते जो है वो उसने निकाल के तोड़ के लेकर आया था। जैसे ही लेकर आ रहा था विच ने उसको पकड़ लिया, चुड़ैल ने पकड़ लिया, और चुड़ैल ने कहा कि भाई मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम्हारा जो बेबी होगा वो बेबी तुम मुझे दे दोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तो उसको समझ में नहीं आया किंग को कि मैं क्या करूँ। उसने कह दिया चलो ठीक है, मैं जो भी मेरा बेबी होगा मैं आपको दे दूंगा और मुझे अभी जाने दो, और जब तक मेरा जो सन जो भी है मेरा बेबी नहीं बॉर्न होता है तब तक मैं यहाँ से सलाद के पत्ते ले जाऊँगा। तो जो विच है, जो चुड़ैल है, उसने कहा ठीक है आप ले जाना। ऐसे करके करके उसने सलाद के पत्ते खाए, और जब बेबी बॉर्न हो गया तो उसको वो जो विच जो थी वो आई और उसने लेके चली गई, और लेके उन्होंने कहाँ डाल दिया उसको, एक कैस्टल क्या होता है, एक लंबा सा किले जैसा होता है, उस किले में उसको ले गई और उसको बड़ा किया। वो बड़ी हुई, उसका नाम रपेंजल रखा। अब रपेंजल को क्या करा उन्होंने, उसके कभी बाल नहीं काटे, उसके लॉन्ग जो हेयर जो थे वो लंबे बढ़ते गए। और उसके बाद वो क्या करती थी, जब भी वो कहीं जाती थी तो उस किले से नीचे आने के लिए रपेंजल के जो बाल होते थे उसके थ्रू वो नीचे आती थी, और फिर वो रपेंजल को किसी भी दुनिया में किसी भी लोग से मिलने नहीं देती। मतलब उसको वो अकेले में अंदर एक जो कैस्टल है वहीं रखती थी, उसको बाहर की दुनिया में किसी से भी नहीं मिलने देती थी, और उसके पेरेंट्स से तो उसने वैसे उसको छीन लिया था। अब ऐसे करते करते वो काफ़ी टाइम हो गया, और क्या करती थी वो नीचे खड़ी होती थी और नीचे खड़ी होकर आवाज़ देती थी रपेंजल अपने बाल नीचे फेंको। तो फिर वो क्या करती थी, नीचे बाल फेंकती थी, अपनी जो चोटी होती थी उसकी लंबी सी उसको नीचे डालती थी, और उस पर वो जो विच है वो ऊपर चढ़ के आ जाती थी। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें करती थी। अब यहाँ पे उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि रपेंजल जो थी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट नहीं थी, सिर्फ वो जो चुड़ैल थी उसी के साथ रहती थी, और वो भी सुबह निकल जाती थी और सीधा शाम को आती थी। तो उसको भी वो ऐसे कंट्रोल नहीं करती थी, ये मत करो वो मत करो, क्योंकि उसको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी रपेंजल को, सिर्फ वो अकेली रहती थी और उसको किसी और से मिलने नहीं देते थे। तो अब एमेंडा के मन में ये चीज़ आ गई कि काश में रपेंजल होती, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, जो अकेली होती। तो वो कैद में रहना पसंद कर रही है, लेकिन वो कैसे रहना चाहती है, अकेले रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती। तो रपेंजल क्या कहती है, बोलती आई एम रपेंजल, काश में क्या होती, रपेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, यानी जिसको मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मतलब मैं एक अकेले ही अलग जगह में रहती। लिव्ड इन अ टावर, मैं एक टावर में होती, ठीक है, जैसे टावर होता है, किला होता है, उसमें होती। इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जहाँ पर क्या हो, रेयर मतलब बहुत ही अनकॉमन हो, मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं आ पाता हो, ऐसी चीज़ हो। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
और मैं कभी भी नहीं करती, क्या नहीं करती, अपने जो ब्राइट हेयर जो है वो कभी भी डाउन नहीं करती, नीचे नहीं लेके आती, जो रपेंजल करती थी। तो वो चाहती है कि रपेंजल जैसे अपने हेयर को नीचे डाउन करती थी ताकि वो विच जो है वो ऊपर आती थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे डालती और कोई ऊपर आता मेरे पास। यानी वो इतना अकेलापन चाहती थी, जैसे एक रपेंजल थी, जैसे वो अकेली थी, लेकिन अकेले होने के साथ साथ उसको एक चीज़ करनी पड़ती थी, वो अपने जो हेयर जो थे उसको नीचे थ्रो करती थी, तब जाके वो विच जो है ऊपर आती थी। लेकिन वो चाहती है कि मेरे इतने ब्राइट हेयर नहीं होते जिसको मैं नीचे डालती और उससे कोई ऊपर आता। यानी वो एकांत और अकेला रहना ही पसंद करती है। ठीक है, तो अमेंडा जो है वहां पर स्टिल इन हर ओन थॉट, फिर से अपने ड्रीम में चली गई है। शी पिक्चर्स हरसेल्फ, अपने आप को कैसा मान रही है, लॉन्ग गोल्डन हेयर जो थे, जिसके रपेंजल के थे, हु लिव्ड इन कैस्टल, कैस्टल यानी जो किला बताया मैंने, ये इस तरह से होता है, एंड हैड नो केयर अबाउट एनीथिंग, जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती थी। अमेंडा इमेजिन्स दैट द लाइफ ऑफ रपेंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल एंड फैंटास्टिक इन द टावर। उसको लगता था कि रपेंजल की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी, शांत वाली, पीसफुल वाली है, जबकि अगर रपेंजल से पूछा जाए तो उसके लिए वो लाइफ क्या थी, कैद वाली थी। लेकिन अमेंडा को वो चीज अच्छी लग रही है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बट शी इज अनविलिंग टू लेट हर हेयर डाउन, लेकिन वो चाहती है कि भाई, उसकी इच्छा ये है कि वो इस तरह से अपने हेयर जो हैं वो नीचे नहीं गिराना चाहती जैसे रपेंजल गिराती थी। शी ओनली वॉन्ट्स टू लिव बी हर सेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहना पसंद करती है। उसको था कि मैं सिर्फ अपने साथ अपने आप को ही इंजॉय करूं। एज द प्रेजेंस ऑफ अनदर बीइंग इन हर लाइफ रिक्वायर्ड हर टू एक्ट इन सर्टेन वे, उसको ये था कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ में ही प्रेजेंस रहूं और किसी और की उसको ज़रूरत नहीं थी और किसी की रिक्वायर्ड उसे नहीं थी। ठीक है, अमेंडा जो है वॉन्ट टू लिव फ्री एंड हैप्पी, वो चाहती थी कि मैं फ्री रहूं, किसी की बंदिश नहीं हो और खुश रहूं, जो वो नहीं थी अपने घर में रहते हुए भी। ठीक है, ये रहा रपेंजल। इस तरह से टावर होता था, कैस्टल बोलते हैं जिसको। ये विच होती थी, चुड़ैल, जो जैसे ही बोलती थी रपेंजल रपेंजल अपने बाल नीचे फेंको, तो जैसे ही वो बोलती थी तो वो अपनी गोल्डन जो हेयर जो है उसके लंबे से हेयर वो नीचे डाउन करती थी, लेट डाउन करती थी, और जो विच थी वो उसके ऊपर चढ़ के आ जाती थी। तो वो चाहती थी, जो अमेंडा है उसका मन ये था कि मैं रहूं तो इस तरह से कैस्टल में, एक टावर में, लेकिन मेरे पास एक गोल्डन हेयर वाली जो लॉन्ग हेयर है वो मेरे, मतलब मैं वो नहीं होते मेरे पास जिससे कि मैं उसको नीचे फेंकूं और कोई ऊपर आए, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। ठीक है, अब मजे की बात बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है रपेंजल वाली, ये मुझे फैनी के थ्रू पता चली है। एक फैनी मतलब देखती रहती थी, तो एक बार उसने ऐसे देखा था और मुझसे कहती, मम्मा आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं सुनाती थी उसको स्टोरी, लेकिन एक बार उसने मुझे सुनाई। तो जब उसने मुझे स्टोरी सुनाई तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये तो स्टोरी इसमें है, अमेंडा में है, और ये यहाँ से स्टोरी सुना रही है। तो मेरे को, तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता थी, लेकिन फैनी तुमने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है। तो उसने पूरा सही बताया, और वो अभी भी ऐसे एक्ट करती है, अपने है ना है, मतलब बालों में वो डाल देंगी, तौलिया लपेट लेती है और उसे लंबे लंबे हेयर की तरह बना देती है, फिर बेड के ऊपर खड़ी हो जाएगी, जहाँ पे वो स्टैंड होता है वहाँ बैठ जाती है और बोलती है, अब मम्मा आप ऐसे बोलो, रपेंजल रपेंजल अपने बाल नीचे फेंको। फिर मैं उसको ऐसे बोलती हूँ, फिर वो अपना टावल ऐसे नीचे करती है, मतलब वो एक्ट करती है, तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। तो इस तरह से वहाँ से मुझे, मतलब फैनी से मुझे पूरा डिटेल में स्टोरी मैंने वहाँ से पढ़ी। तो देखो, बच्चे भी हमको कई चीज़ें सिखा देते हैं, जैसे फैनी ने सिखा दिया, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा फ्री रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड इट एट यू अमेंडा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब उसको कह रहे हैं कि स्टॉप, यानी उसको रोकने, उसकी जो पेरेंट्स है वो उसको क्या रोकने के लिए कह रहे हैं, सर्किंग। सर्किंग मीन्स होता है नाराज होना, क्योंकि वो इतनी बार जो उनको बार बार उसके पेरेंट्स जो है उसको बार बार ऐसे कह रहे थे कि ये मत करो वो मत करो, तो आखिर बच्चे का भी रिएक्शन आएगा, वो भी नाराज होगा। तो अब अमेंडा जो है वो नाराज होना स्टार्ट हो गई थी, वो नाराज होकर बैठ गई थी, मुंह फुला के बैठ गई थी। और आगे कह रहे हैं, यू आर ऑलवेज सो मूडी। अब उसे कह रहे हैं कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, जब तुम्हारा मूड होता है तब तुम खुश रहती हो, जब हम तुम्हें कुछ कहते हैं करने को तुम नहीं करती हो, अपने मूड के हिसाब से करती हो। ये उसको कहने लग गए उनके पेरेंट्स, अब उनके ऊपर ब्लेम करने लगे अमेंडा के ऊपर कि तुम बहुत मूडी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्लकिंग कर रही हो, यानी नाराज रहती हो। एनीवन वुड थिंक, अब यहाँ पे कह रहे हैं, अब उनको लोगों की सोच की पड़ी है कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग ये सोचेंगे कि हम जो हैं, आई नेग्ड एट यू, कि मैं जो क्या हूँ तुम्हें नेग्ड कर रही हूँ, यानी तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। नेग्डेड मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज। ठीक है, क्या कह रही है कि मैं, अब उनकी जो पेरेंट्स है, अब उनके पेरेंट्स में से कौन है मैं, अब कौन, इनकी मम्मी की बात ही हो रही है कि उनकी मम्मी ये कह रही हैं
कि अब जो है तुम क्या कर रही हो, नाराज़ हो रही हो, और कभी नाराज़ हो जाती हो, कभी तुम मूडी हो जाती हो, अपने मूड के अकॉर्डिंग करती हो। और इस तरह से करने से लोग क्या सोचेंगे, एनीवन यानी सभी लोग क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे कि हम जो है तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी केयर ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये उसके ऊपर ब्लेम डालने लगे। पहले तो इतना सब कुछ उनको टॉर्चर कर दिया, उसके बाद जब बच्चे का रिएक्शन आया तो उस बच्चे के रिएक्शन पे भी उसी को ब्लेम कर दिया कि तुम जो हो हमेशा अपने मूड के हिसाब से चलती हो, हम जो कह रहे हैं वो नहीं करती हो, लोग सोचेंगे कि हम तुम्हारी ठीक से परवरिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा उसके ऊपर ब्लेम डालने लगे अमेंडा के ऊपर। तो पेरेंट्स अब फिर से क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं अमेंडा को, और डूज और डोंट्स, बट अमेंडा जो है रिमेन्स लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स। अब जो इतना सब कुछ वो कहते थे, ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन अमेंडा जो है वो अपने ड्रीम्स में थी, क्योंकि वो अलग ही सोच में चल रही थी कि मैं जो हूँ सी में रहूँ, मरमेड की तरह रहूँ, रपेंजल वाली लाइफ जीऊँ, ये सारी चीज़ें उनको लग रही थी कि ऑर्फेंस में जो है मैं गलियों में घूमूँ, ये सारी चीज़ें उनको लग रही थी। लेकिन अब वो जो उनकी मम्मी उनको कह रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी, अपने ही हिसाब से चल रही थी। तो यहाँ पे वो अपने ओन ड्रीम्स में थी। द पेरेंट्स जो है वो बिलीव दैट, अब उनको बिलीव होने लगा कि अमेंडा जो है वो इज नॉट रिएक्टिंग बिकॉज शी इज अनॉयड। अब वो क्या कर रहे थे, पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि अमेंडा जो है ना वो रिएक्ट इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो हमको अनॉइंग करना चाहती है। अनॉइंग मीन्स होता है परेशान कर रही है, ठीक है, परेशान। अब वो क्या कर रही है, उनको परेशान कर रही हैं, एंड her behavior has made her parents look bad and they get worried about their images। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है वो कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा लग रहा है, मेड हर बैड, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बैड है, बुरा है। और साथ ही साथ क्या लग रहा है, उनको लग रहा है इसकी वजह से वो थोड़े से वरिड हो रहे हैं कि इस अपने बच्ची की इस इमेज की वजह से, यानी इस तरह से वो जो बिहेव कर रही है उसकी वजह से हमारी इमेज खराब हो जाएगी लोगों के सामने कि भाई इनका बच्चा कैसा है, इनकी बात नहीं मानता है, ये कुछ बोल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नाराज़ हो रहा है, मूडी है, बात नहीं कर रहा है किसी से। तो लोग तो क्या बोलते, पेरेंट्स को बोलते कि इनके पेरेंट्स इनको कुछ नहीं सिखाया। तो अब पेरेंट्स को अपनी इमेज की पड़ी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे पहले वो अमेंडा के साथ कैसे बिहेव करते थे। अब उनको ऐसे लग रहा है कि अमेंडा जो है इस तरह से जो रिएक्ट कर रही है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमको और परेशान करना चाहती है और हमारी जो है इमेज जो है लोगों के सामने खराब कर रही है। दे आर कंसर्न अबाउट हाउ सोसाइटी विल परसीव्स। अब इनको वो लग रहा था, ये कंसर्ट थे, किसके लिए कंसर्ट थे, मतलब किस चीज़ के लिए चिंतित थे, ये चिंतित थे कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। परसीव मतलब वो हमारे बारे में क्या धारणा बैठाएंगे, क्या सोचेंगे कि इफ़ देयर चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स इन अ फॉल मूड, कि इनका बच्चा जो है हमेशा बेकार मूड में रहता है। फॉल मूड मतलब कि बेकार परेशान मूड में ही रहता है, चिड़चिड़ा सा रहता है, ऐसे ही रहता है। ये सारी चीज़ें उनको लग रहा था कि सोसाइटी हमारे बारे में सोचेगी कि हम अपने बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर रहे हैं और इस तरह से हमारा बच्चा जो है हमेशा फॉल मूड में रहता है। ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स को लगने लगे। तो अब एक पेरेंट्स और एक बच्चे के बीच की ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पोम जो है उसमें हमें बताया है कि जब आप एक बच्चे को हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर होने लग जाता है, और जहां आप चाहते हो जो चीज़ें उससे करवाना, वो उस चीज़ों को करने से बचना शुरू कर देता है कि अब मुझे नहीं करना है। और इस वजह से क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा जो है बिगड़ गया है, हमारी बातें नहीं समझ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम पेरेंट्स भी होते हैं। तो अगर जब भी बच्चा कुछ रिएक्ट करता है तो एक क्वेश्चन अपने आप से भी करना चाहिए कि कहीं इसकी वजह हम तो नहीं है। और अगर आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई एक रीज़न तो आपको अपना भी मिलेगा। हो सकता है एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, बच्चे का कुछ और भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रीज़न आपका भी होगा कि इस वजह से भी बच्चा इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमें अमेंडा के बारे में ये सारी चीज़ें पता चली। अब यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ ओल्ड यू थिंक अमेंडा इज एंड हाउ डू यू नो दिस। आपको क्या लगता है कि अमेंडा कितने ईयर की होगी, कितनी साल की होगी, और वो इस तरह से जो है हाउ डू यू नो दिस, आप इसको कैसे पहचान रहे हो कि भाई किस तरह की। तो आपको वहाँ पे एज नहीं दे रखी है तो हमें एज सोचना है, अंदाज़ा लगाना। तो अंदाज़ा लगाएं तो कैसा होगा कि भाई एक छोटी गर्ल है, स्कूल जाती है, उसको हर चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, वो रपेंजल की स्टोरी तक देख सकती है, ऑर्फेंस के बारे में इतना सब कुछ समझ सकती है, तो वो 9-10 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो 9-10 ईयर्स की हो सकती है, मे बी 11 ईयर्स की भी हो सकती है। स्कूल गोइंग गर्ल ही होगी क्योंकि स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, होमवर्क करो, अपना रूम ठीक करो। हम इस उम्र के बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर फैनी को कोई बोलेगा कि रूम ठीक करो और ये चीज़ें है ना, रपेंजल की स्टोरी सुनाओ, चलो रपेंजल तो स्टोरी वो आजकल फ़ोन में बच्चे सुन लेते हैं, लेकिन ऑर्फेंस ये सारी चीज़ें
फैनी को नहीं पता होगा क्योंकि फैनी बहुत छोटी है। तो ऑर्फन्स के बारे में जो नॉर्मल लैंग्वेज जो है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो एक 9-10 साल के बच्चे को काफ़ी चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाती है, वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो दे थिंक्स दैट हर मदर जो है, वो उनकी मम्मी जो है बहुत ही टिपिकल इंस्ट्रक्शन जो उनको दे रही हैं, इस वजह से हमको लग रहा है कि ये क्या है, 9-10 ईयर्स की होंगी, क्योंकि मम्मी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ये 9-10 साल की जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए दिए जाते हैं कि भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो। बोलते हैं ना, लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी होती है तो बोलते हैं ऐसे मत हंसो, ये मत करो, तो ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है ये सब कौन बोल रहा होगा? मे बी आपको लगता होगा कि इसके पापा बोल रहे हो, लेकिन मुझे भी इसकी मम्मी ही लगी, क्योंकि मम्मी ही हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शन देती रहती है, ये करो, ऐसे करो, रूम ठीक करो, वो करो, ठीक है। पापा थोड़े चिल रहते हैं, पापा नहीं कहते इतना। तो हर मदर इज स्पीकिंग टू हर सॉरी, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ कि मम्मी ही कहती है, पापा भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उनकी मम्मी जो है उन्होंने ही ये इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, Why are stanza 2, 4 and 6 given in parenthesis? Parenthesis means होता है ब्रैकेट। ये कह रहे हैं कि ब्रैकेट में क्यों दिया हुआ था, जो भी उन्होंने कहा था, ब्रैकेट को ही हम parenthesis कहते हैं। तो जो 2, 4, 6 जो हमने देखा था, मैंने आपको बोला भी था कि ये ब्रैकेट्स में, दैट मीन ये अमेंडा के थॉट्स हैं। तो यहाँ पे उनको इसलिए दिया गया क्योंकि वो सारे क्या थे, थॉट्स थे। वो अमेंडा के साथ उसके इमेज में चल रहे थे, वो उन चीज़ों को सोच रही थी, जबकि जो बाकी के विदाउट पैरेंथेसिस थे वो क्या थे, एक्चुअल में उसके साथ चल रहा था, वो चीज़ें थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थॉट्स थे एक चाइल्ड के बिटवीन द इंस्ट्रक्शन, जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। शी इज गिविंग हर मदर विच आर गिवन इन स्टेंजा 135। 135 में उनकी मम्मी के द्वारा क्या दिए जा रहे थे, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, और उनकी मम्मी के द्वारा उनको स्कॉल्डिंग यानी कि डांटा जा रहा था। एंड जो चाइल्ड के जो थॉट्स हैं वो प्लेस्ड इन द ऑल्टरनेटिव स्टेंजा बाय द पोइट, और पोइट के द्वारा वो क्या बताया जा रहा है कि चाइल्ड के जो थॉट्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि कैसे जब उनकी मम्मी डांटती थी तो वो किस थॉट में चली जाती थी। ठीक है, हर बार एक बार उनकी मम्मा का डांटना, स्कॉल्ड करना, एंड नेक्स्ट स्टेंजा में क्या होता है, वो अपने थॉट्स में चली जाती थी। ठीक है, तो फर्स्ट, अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट 3-5 में क्या था, तो भाई फर्स्ट 3-5 में उसकी मम्मी के द्वारा उसको स्कॉल्ड किया जा रहा था, डांटा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज स्पीकर। देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया, हु इज स्पीकर इन स्टेंजा 2-4-6। 2-4-6 में कौन है बोलने वाले स्पीकर, वो है अमेंडा। ठीक है, अमेंडा के थॉट्स हैं। और डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1-3-5-7। और यह पूछा जा रहा है कि जो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि दिस स्पीकर जो बोलने वाला है इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1-3-5, जो बोल रहा है। अब सोचो, फर्स्ट, थर्ड, 5th और 7th में कौन बोल रहा था, उनकी मम्मी बोल रही थी, और सुन कौन रहा था, अमेंडा सुन रही थी। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, कहाँ के, 2-4-6 के, तो वहाँ के कोई स्पीकर नहीं थे, वो क्या था, एक थॉट था, चाइल्ड था। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन स्टेंजा 2-4-6 में स्पीकर जो थी वो चाइल्ड थी, वो कौन थी, अमेंडा। नो, शी इज नॉट लिसनिंग, वो नहीं सुन रही थी। इन हर मदर हु इज द स्पीकर इज 1-3-5-7। 1-3-5-7 में स्टेंजा में कौन थी, उनकी मम्मी थी, जो उनको डांटे जा रही थी, कही जा रही थी। शी इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम, जो अपने ड्रीम्स में थी। डजंट लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड टू हर, और उसको वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी कि उनकी मम्मी उनको क्या कह रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन था स्पीकर 2-4-6 में, तो वो स्पीकर थी एक चाइल्ड जिसका नाम था अमेंडा। और 1-3-7 में कौन था, उनकी मम्मी स्पीकर थी, जो उनको जो भी कह रही थी वो नहीं सुन रही थी, अमेंडा उस चीज़ को नहीं सुन रही थी। ठीक है, क्योंकि कहीं भी पोम में ये नहीं कहा गया है यस मामा, यस आई कैन डू, या आई विल डू, कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है, सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि उनकी मम्मी ने क्या क्या कहा है। अमेंडा के द्वारा कुछ यस नो नहीं कहा गया कि मैंने ये काम कर दिया नहीं कर दिया। दैट मीन्स वो अपनी मम्मी की बात नहीं सुन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वॉट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड। वो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर वो एक मरमेड होती, यानी एक जल परी होती, तो वो क्या करने वाली थी। वो हमने स्टेंजा में पूरा समझ लिया था कि अगर वो एक मरमेड होती तो वो चाहती कि वो ड्रिफ्ट हो जाती, स्लोली स्लोली चलती अ लैंग्विड एमरल्ड सी, एक सी के साथ में शांत तरीके से वहाँ से चलती रहती। शी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट, वो अपने आप को एक अकेले ही वहाँ पर रहना चाहती थी। रिलैक्स्ड ग्रीन सी, जो हरा समुद्र है, वहाँ पर अकेले ही जो सेल करना चाहती थी, मतलब तैरना चाहती थी। वुड मूव स्लोली ऑन इट, और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी, यानी उसे उस समुद्र के साथ एक मरमेड की तरह धीरे धीरे वहाँ से रिलैक्स होते हुए जाना था। इज अमेंडा एन ऑर्फन, क्या अमेंडा क्या ऑर्फन में थी? नहीं, वो ऑर्फन में नहीं थी। वो सोच रही थी कि वो ऑर्फन के आसपास की गलियों में घूम रही है। ठीक है,
वाई डज शी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो अपने घर के माहौल से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, इसलिए वो चाहती थी कि मैं अनाथ आश्रम में जाके वहाँ रहूँ ताकि मुझे कोई टोकने रोकने वाला नहीं हो। तो नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन, वो ऑर्फन में नहीं थी। शी सेड सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अलोन, इसलिए उसने ऐसा कहा। एंड शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट जो है वहाँ उसके जो ऑर्फन्स के आसपास की जो गली है वहाँ घूमना चाहती है। अपने बैर फीट यानी अपने नंगे पैरों से क्या बनाना चाहती है, जो डस्ट है वहाँ की धूल है वहाँ पर पैटर्न बनाना चाहती है, जो भी वो बनाना चाहे बैर फीट। एंड शी फाइंड साइलेंस, वो साइलेंस चाहती है जिसको उसने गोल्डन नाम दिया। और जो फ्रीडम है वो उसको क्या लगती है, बहुत ही स्वीट और प्यारी लगती है। If it is for this reason that she calls herself an orphan, और वो इसी चीज को क्या कह रही है, ऑर्फन कह रही है। वो ऑर्फन का मीनिंग उसके लिए ये है कि जैसे ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी जहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, अकेला ही हो एक, ऐसा ही वो अपना एक अनाथ आश्रम बना रही है कि जहाँ पे मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है और मैं कैसे रह रही हूँ, अनाथ की तरह रह रही हूँ जहाँ कोई मेरा नहीं है, मैं जो चाहूँ अपने मन से कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपेंजल, अगर आप नहीं जानते होंगे इससे पहले तो आप अब जान गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जान चुके हैं कि क्या थी स्टोरी। वाई डज शी वॉन्ट टू बी अ रपेंजल, वो क्यों रपेंजल रहना चाहती थी, इसका भी हमने रीजन समझ लिया था। तो शी वॉन्ट्स टू बी रपेंजल, यहाँ पे आपको शॉर्ट में स्टोरी भी बता दी है कि रपेंजल जो थी बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, क्योंकि वो अलोन रहना चाहती थी। जैसे रपेंजल जो थी वो लिव रहती थी अलोन एक टॉल टावर में और हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, उसके साथ उसके पास क्या थे, एक लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर थे। शी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे ग्रैंड मदर नहीं आएगा, यहाँ पे विच आएगा कि विच के द्वारा उसको कैद कर लिया था। एंड हु कैप अप द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर, और वो क्या करती थी, जो विच होती थी वो उसके लॉन्ग हेयर पे चढ़ के आ जाती थी। ठीक है, द गर्ल जो है वो ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अलोन इन टावर, वो अकेले रहना चाहती थी उस टावर में। शी वुड नॉट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग एज लाइफ इन अ टावर वुड बी द ट्रैंक्विल पीसफुल एंड रेयर, वो चाहती थी कि वो उस टावर में जो है बहुत ही ऐसा टावर बहुत ही अनरियल होता है, कॉमन नहीं होता है, और वो वहाँ पर शांति के साथ, पीस के साथ रहना चाहती थी। हाउएवर शी ऑल्सो डिसाइडेड, और उसने साथ में क्या डिसाइड किया था कि वो कभी भी थ्रो नहीं करेगी, अपने डाउन नहीं करेगी, लेट डाउन नहीं करेगी अपने हेयर्स को, जैसे रपेंजल करती थी। बिकॉज वो किसी को भी एनीवन कम टू अप, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऊपर आए। एंड शी वांट टू बी लिव अलोन ऑलवेज, और वो हमेशा हमेशा कैसे रहना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी। ठीक है, तो ये ग्रैंड मदर नहीं आएगा, यहाँ पे आप विच लिख देना। नेक्स्ट है व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर एंड व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा, आपको क्या लगता है कि अमांडा क्या बताती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गर्ल है वो लाइफ में क्या चाहती थी, यर्न मतलब होता है कि वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी फ्रीडम चाहती थी। और द पोम जो है वो टेल अस दैट द, ये क्या है, एक इमेजिनेटिव गर्ल है जो अपनी ही इमेज, अपनी ही सोच बना के रखी है, और वहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, नेग्ड कर रही है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो सही में तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो वहाँ पे क्या कर रही है, एक इमेजिनेशन बना रही है कि मैं कैसी हूँ, ऐसी गर्ल हूँ जो अपने पेरेंट्स को क्या कर रही है, जो भी वो चीज़ बोल रहे हैं वो उसको नहीं सुन रही है, ना ही मान रही है, क्योंकि उसने रिपीट होके कुछ कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगी या क्यों कह रहे हो, ऐसा पोम में कहीं नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्डर्स जो इंस्ट्रक्शन थे वो दिए हैं और उनके मन की बातें दी है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रही। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं। रीड द लास्ट टेंजा, हमने लास्ट टेंजा देखा था कि वहाँ पे उसकी मम्मी जो थी उसको मूडी और क्या कह रही थी, हर्ष कह रही थी, सॉरी सर्किंग कह रही थी, यानी कि नाराज रहती है, मूडी रहती है। तो क्या सच में अमेंडा ऐसा थी? नहीं थी ना, क्योंकि उसने इतनी बार सारी चीज़ें सुन ली इंस्ट्रक्शंस वाली, तो इस वजह से उसने उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया कि अब मुझे ध्यान ही नहीं देना है। तो यहाँ पे आएगा नो, अमेंडा जो है वो कभी भी ना ही स्लकिंग थी ना ही मूडी थी। शी इज सिंपली लॉन्ग्स, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। एंड शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर शी लाइक्स, और वो चाहती थी कि मैं जहाँ जाऊँ, जिधर चाहूँ, जैसे खेलना चाहूँ, जैसे रहना चाहूँ, बस वो यही चाहती थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहती थी। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा भी आपसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमने पोम को अच्छे से समझ लिया है तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी इजीली दे पाओगे। तो यहाँ पर हमारी जो पोम है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम ये 4th चैप्टर जो है उसी का ही पोम है।
ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज चैप्टर 5th 6th 7th ऐसे करते जाएंगे और साथ ही साथ इनकी जो पोम है उनको भी करते जाएंगे। मैं ट्राई करूँगी कि जितना ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोज़ डाल सकूँ मैं डालूंगी, ताकि आपका कोर्स जो है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, और टाइम से हो जाएगा, डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।